जेईई मेंस 2025 के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे बहुत ही कम दिन बाकी रह गए और इस टाइम पे कई सारे एस्पिरेंट्स इस चीज को लेकर परेशान होंगे कि कैसे जेईई मेंस के अंदर एक अच्छे स्कोर तक पहुंचे, एटलीस्ट यहाँ पे कट ऑफ तो क्लियर हो पाए। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक की सीरीज लेके आए थे, उसी तरीके से जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी यहाँ पे सीरीज लेके आए, जिसके थ्रू आप जो है एटलीस्ट यहाँ पे कट ऑफ के आसपास तो पहुंचोगे। और देखिए, यहाँ पे जो है आपको समझना पड़ेगा कि कई सारे क्वेश्चंस आपके जो है फॉर्मूला बेस्ड भी हमें देखने को मिलते हैं पेपर में। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट रहते हैं। उसके अलावा कई सारे रिपीटेड टॉपिक्स मिलते हैं, जिसके बारे में जो है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन कौन से यहाँ पे रिपीटेड टॉपिक्स है। वीडियो को चेक नहीं किया तो जरूर से जाके चेक करना। और जो है यहाँ पे कुछ अगर हमने शॉर्ट ट्रिक सीख ली, जिसके थ्रू जो है आपको कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉमन सेंस अप्लाई करना सीख लो, यहाँ पे स्मार्टनेस लगा लो, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो वही चीज पे जो है हमारा इस वीडियो के अंदर यहाँ पे फोकस रहेगा। और देखो, 60 to 70 मार्क्स तो जो है अभी भी अगर मैं आपको पेपर देने बोलूँ ना तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें आपको पता होगी, कुछ एनसीईआरटी में चीजें आपने सीख ली होगी, उसके बेसिस पे ये स्कोर निकाला जा सकता है। और शॉर्ट ट्रिक्स को अगर यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो कहीं ना कहीं हम जो है यहाँ पे कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, कट ऑफ क्लियर करने से ऐसा नहीं रहेगा कि हमारा जो है एकदम कुछ चीजें कंफर्म ही हो जाएगी कि हमें एक बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। अब ठीक है, कम से कम जेई एडवांस के लिए तो हम एलिजिबल हो जाएंगे, बहुत सारी हमें जो है क्लैरिटी मिलेगी। बट एक आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज ये करनी है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकअप अपने लिए सेट कर लेना है कि कम से कम हमें जो है एक टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाए, भलाई वो आईआईटी एनआईटी ना भी हो, लेकिन एक टॉप का कॉलेज हो। और उसके लिए जो है बिटसेट की एग्जाम को जरूर दीजिएगा, क्योंकि उसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिल सकता है। और वो पूरा गेम जो है हमारा स्पीड एंड एक्यूरेसी पे चले जाता है। लेवल भी जो है जेईई मेंस से कम देखने को मिलता है, तो उसका फॉर्म आप जरूर से यहाँ पे भरिएगा। और अगर आप जो है बिटसाइट के लिए अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे बूस्ट देना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमारा जो है बिटसाइट का क्रैश कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, नया बैच। इसको अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो कंप्लीट डिटेल्स जो है कोर्स की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां पे जाके चेक कर सकते हो। और कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी एग्जाम्स है, अगर आपको लगता है तो उनके भी फॉर्म आप भर सकते हैं, जैसे कि एमईटी हो गई, कॉमेट के हो गया, वीआईटी ट्रिपल ई हो गई। वीआईटी ट्रिपल ई तो बहुत ही कम टाइम रह गया और उसके लिए भी हमारा क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है ना। सभी कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे आपके लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पे जो है जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले सभी हम जेई मेंस के ही उठाएंगे, तो इससे क्या है आपके मन में एक क्लैरिटी मिलेगी कि इन क्वेश्चंस में भी अपन जो है थोड़ा सा स्मार्टली सोच के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो अभी जो जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चन हुए थे ना, उन्हीं से रिलेटेड अपन देखेंगे। और ये क्वेश्चंस जो है ना, आप बहुत ज्यादा अगर सब्जेक्ट नॉलेज नहीं भी है तो भी सॉल्व कर सकते हो। और ये पार्ट अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 500 लाइक का। अगर अपन वहां तक पहुंच जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द जो है आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते, जिन्होंने दिया होगा उनको याद भी होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, है ना। और यहाँ पे जो है आपको चारों वेवलेंथ देके रखी, ऑप्शंस आप सभी के सामने, वेवलेंथ के ऑर्डर के हिसाब से जमाना था। अब देखिए, ये क्वेश्चन ना ईएम वेव्स में बहुत ज्यादा फेमस है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखना, उसमें कई बार आया है। और ऐसे ही कई बार जो है केमिस्ट्री में भी कुछ मैच द कॉलम वाले जो है आपके ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस रहते। तो इन सब में जो चीजें हमें हेल्प करती है ना, वो होती है निमोनिक। अगर आपने इनसे रिलेटेड जो है यहाँ पे निमोनिक याद कर लिया तो आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर जरूरी नहीं है ना कि हमें एकदम एक ऑर्डर में जिसमें चीजें याद रहनी चाहिए उसी में याद रहे, तो निमोनिक के थ्रू वो याद रह सकती है। अब जैसे इसके लिए अगर हम यहाँ पे निमोनिक देखें तो आप देख सकते हैं, है ना, कि यहाँ पे अपन ने एक स्पेस के लिए एक स्टोरी टाइप क्रिएट कर ली। रेजिंग मार्टियंस इन्वेडेड वीनस यूजिंग एक्सरे गन्स। अब हर एक का जो यहाँ पे फर्स्ट लेटर है उसके थ्रू हम जो है यहाँ पे अपनी वेव्स को याद रख सकते हैं। आर हमारा स्टैंड हो जाएगा रेडियो के लिए, ठीक है। एम स्टैंड हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइक्रोवेव के लिए। फिर आपका जो है आई स्टैंड हो जाएगा यहाँ पे इंफ्रारेड के लिए। फिर यहाँ पे वी का आई के लिए स्टैंड हो जाएगा, वी आपका विजिबल के लिए स्टैंड हो जाएगा। फिर यू आपका जो है किसके लिए स्टैंड हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट के लिए। एक्सरे तो भाई सिंपल अपना जो है एक्सरे ही हो गया। और जी आपका किसके लिए स्टैंड हो जाएगा, यहाँ पे गामा के लिए। तो इस तरीके से जो है अपन को ऑर्डर यहाँ पे पता चल गया। अब बस सिंपल सा ये याद रखना है कि इस लाइन में मतलब इस तरीके से लेफ्ट टू राइट अगर अपन जा रहे हैं तो यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी लगातार इंक्रीज होती रहेगी। और अब अगर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज का ये है तो वेवलेंथ का अपना जो है उल्टा रहता है ना। ये चीज मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होगा कि लैम्डा जो है आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। तो अब अगर हम जो है यहाँ पे चीजों को मैच करके देखें तो क्लियरली हमारा जो है ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा, जिसके अंदर जो हमारा लैम्डा 4
λ4 हमारे यानी कि एक्सरे जो रहेगा उसकी वेवलेंथ हमारी सबसे कम रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि गामा नहीं दे के रखा है तो यहाँ पे जो है इसकी वेवलेंथ सबसे कम रहेगी। इसके बेसिस पे आप जो है सीधा यहाँ पे आंसर टिक कर सकते थे। और λ1 का जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा अपना। λ1 अपना कौन सा हो गया, माइक्रोवेव हो गया। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं माइक्रोवेव यहाँ पे दिया है क्योंकि रेडियो जो है ऑप्शन मतलब उसके अंदर अपना नहीं दिया हुआ था। तो ये जो है ना निमोनिक सेट कर लेना, किसी ना किसी सेट में पक्का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है आपको वहां पे या तो फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ की वैल्यूज दे दी जाए कि अब उसके हिसाब से जो है मैच द कॉलम कर लो। मैच द कॉलम में भी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। और ऑप्शंस आप सभी के सामने। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर उन्होंने जो है यहाँ पे टेम्परेचर स्केल का एक सिंपल सा जो है ना फॉर्मूला याद नहीं रखा होगा। यहाँ पे जो है शुरुआत में पढ़ाया जाता है पर हो सकता है आपको इतना ज्यादा पता ही नहीं हो कि वो फॉर्मूला क्या होता है। वैसे फॉर्मूला जो है सिंपल सा है और मैं अभी के लिए आपको नॉलेज के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। C/5 इजिकल टू F-32 डिवाइडेड बाय 9। ये हमें जब भी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जो है कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है उसके लिए लगा सकते हो। अब लेकिन मान लो आपको नहीं पता था एग्जाम में, तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था? बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता था, थोड़ा सा जनरल नॉलेज लगाते। या थर्मामीटर देखा है अपन अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है यहाँ पे मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसको, तो आपने जनरली देखा होगा 100 के आसपास जो है जब अपना टेम्परेचर जाता है तो बोलते हैं कि हाँ भाई आपको तो फीवर है ना। ये चीज आपने जो है जनरली ऑब्जर्व करी होगी। तो एक जो नॉर्मल रहता है ना वो 98.6 के आसपास रहता है, ठीक है, 98.6। लेकिन ये किस में रहता है? फ़ारेनहाइट में रहता है, याद रखना, क्योंकि सेल्सियस में थोड़ी रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस तो अपना बॉइलिंग पॉइंट पानी का ही हो जाता है। क्या इतनी गर्म हो जाती है बॉडी? नहीं ना। तो ये फ़ारेनहाइट का है। तो यहाँ पे सेल्सियस कितना रहता है आपको मेरे हिसाब से पता होगा, 37 के आसपास रहता है। ये 37 डिग्री सेल्सियस जो है इससे फ़ारेनहाइट में यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके बेसिस पे हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे सेल्सियस की वैल्यू और लगातार यहाँ पे बढ़ते जाएगी फ़ारेनहाइट की भी वैल्यू बढ़ती जाती है ना। तो ये चीज हमें जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक नॉर्मल देखने से ही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अपन क्लियरली बोल सकते थे जो डिक्रीजिंग वाले उन ऑप्शंस को तो अपन यहाँ पे कैंसिल कर देते। और क्या 0 डिग्री सेल्सियस जो है अपना यहाँ पे 0 फ़ारेनहाइट के बराबर रहेगा? क्लियरली नहीं रहेगा, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी जो है अपना यहाँ पे गलत हो जाएगा। सीधा ऑप्शन 2 जो है अपना यहाँ पे सही आंसर रहेगा। और ये रिलेशनशिप भी यही जस्टिफाई करता है। तो इस तरीके से यार स्मार्टनेस दिखाते हुए भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है अगर मान लो आपको बेसिक नॉलेज नहीं भी है तो। अब अगर हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, energy E and momentum P of a moving body of mass m are related by some equation given that c represents the speed of light, identify the given equation। अब इतना सब जो है बड़ी बड़ी सी इक्वेशन लिखी है, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं सबकी अलग अलग जो है यहाँ पे MLT के टर्म्स में निकालने की कोशिश करते हैं और फिर जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को यहाँ पे इक्वल करके जो है आंसर तक पहुंचते। पर यार ये स्टेप्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप तो क्वेश्चन को जो है आंखों आंखों में निपटा सकते थे, इतना लंबा टाइम नहीं लगाने की जरूरत थी। कैसे कर सकते थे? यहाँ पे एक जो है सिंपल सा रिलेशन तो आपने हमेशा सुना होगा, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, E=mc²। किसी के शर्ट पे ही देखा होगा है ना, इस टाइप की शर्ट्स भी यहाँ पे डिजाइन होती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है और हमें रिलेशनशिप जनरली मतलब पता होना चाहिए अगर आपने साइंस की स्ट्रीम ली है तो। अब इसके बेसिस पे भाई आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ना कि अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर कर दूं तो E² = mc² रहेगा। और यहाँ पे जो है अगर अपना ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे E² m² लिखा है, यहाँ पे E² m² लिखा है, बाकी इसमें m²c² ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी अपना कैंसिल हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे ऐड किया गया है। अब एक चीज जो कि मैं आपको पुरानी शॉर्ट ट्रिक्स के टाइम भी बता चुका हूँ, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में अगर ऐड कर रहे हो तो दोनों का डायमेंशन तो सेम रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि 5 kg को जो है 5 मीटर के साथ अपन ऐड कर ले, पॉसिबल ही नहीं है। तो दोनों का डायमेंशन अगर सेम रहने वाला है तो खुद सोच के देखो m²c⁴ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी और स्पीड तो एक ही सेम चीज हो गई डायमेंशनली। तो यहाँ पे हम जो इसको mc से रिप्रेजेंट अगर कर दे, अब यहाँ पे अगर जो है m की जगह मैं यहाँ पे p/c लिख दूं, क्योंकि अपन देख रहे हैं यहाँ पे m का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो m की जगह मैं p/c डाल के इसके अंदर यहाँ पे पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? p² / c², मतलब बन गया p²c²। तो ये तो सिर्फ जो है अपना किस में इन्वॉल्व है? सिर्फ इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्योंकि ये दो तो पहले एलिमिनेट हो गए। तो फाइनल आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। कुछ यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि इसको MLT के टर्म्स में निकाल रहे फिर सबको MLT के टर्म्स में निकाल के इतना कैलकुलेशन बढ़ा रहे, नहीं।
कभी कभी क्वेश्चंस जो है सिंपल लॉजिक के बेसिस पे भी हो सकते हैं। यही चीज मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम भी आपको बताई थी और सेकंड अटेम्प्ट में भी मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि आप क्वेश्चंस को जो है ना अपना एकदम ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, कुछ ऐसे हैंड पिक क्वेश्चंस रहेंगे जो कि इजीली आपको नंबर दिला सकते हो और ज्यादातर स्टूडेंट्स इनके थ्रू कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैथ्स का, देखिए इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा ग्रेटर देन 0 देन द एक्सप्रेशन इज। अब देखने में तो यार बहुत ही बड़ा सा लग रहा है ना, कि भाई अच्छा खासा बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया है, पर जब ये एक्सप्रेशन इतने डरावने रहते हैं लेकिन सभी वैल्यू अगर वेरिएबल्स में लिखी है तो कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और फिर तो बोर्ड में जो प्रॉपर्टी देखते हो ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, वही अप्लाई कर देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर जो है अपन कुछ वैल्यू ले ले, जैसे कि मैं एक तो सिंपल सी ले लेता हूँ 3 2 1, क्योंकि ये सब वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है, उसी ऑर्डर में अपन ने जमा दी। अब इसके अंदर डालो कॉट इनवर्स, ठीक है, बीटा हमारा क्या हो गया 2 हो गया, 2 प्लस यहाँ पे 2 डाला तो ये कितना हो गया आपका 5, और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या आ गया 5, प्लस यहाँ पे कॉट इनवर्स अगला क्या हो जाएगा 1 डाला 1 प्लस ये क्या हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 2 डिवाइडेड बाय बीटा माइनस गामा कितना हो गया 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3, है ना, सिंपली अपन 3 लिख देते, प्लस लास्ट में कॉट इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा कितना हो गया 3 और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय गामा माइनस अल्फा, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 3 माइनस 2, यानी कि ये कितना हो गया 3 माइनस 5 माइनस 2 आ रहा है, तो कॉट इनवर्स यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, और इसको भी अपन सीधा सीधा 7 ही लिख देते हैं ना। अब जब भी इस तरीके के एक्सप्रेशन रहो, हमेशा मैंने आपको बोला है कि आप जो है ना इस टाइप के एक्सप्रेशन को 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, चीजें अपने लिए आसान हो जाती है, क्योंकि 10 इनवर्स का जो है अपन को फॉर्मूला बहुत इजीली याद रहता है। तो इसको 10 इनवर्स 1/7 कर देता हूँ, इसको 10 इनवर्स यहाँ पे 1/3 कर देता हूँ, और इसको जब 10 इनवर्स में मैं जो है कन्वर्ट करूंगा तो याद रखना ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई प्लस 10 इनवर्स ऑफ -1/2, है ना, क्योंकि जब भी कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखोगे तो उसका कन्वर्जन ये रहता है। बोर्ड में यार बेसिक सी प्रॉपर्टीज आप देखते हो, उसके बेसिस पे आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे जो है अपना क्या हो जाएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं पाई माइनस 10 इनवर्स 1/2, सही बात है, और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये क्या हो गया 10 इनवर्स यहाँ पे 1/7 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/3, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 7 10, 10 डिवाइडेड बाय 21, और इसको 21 माइनस 1 कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 21, 21 कैंसिल, 10/20 कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2, तो 10 इनवर्स 1/2 और 10 इनवर्स 1/2 ये माइनस के साइड पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ पाई बचा। सही आंसर क्या था, पाई था। कुछ ज्यादा अपन को अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में नहीं पड़े, अपन ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और क्वेश्चन को अपने लिए आसान बनाया। तो मैथ्स में तो भाई कम क्वेश्चन भी करके आऊंगे तो एक अच्छे परसेंटाइल बन सकते, बस क्वेश्चंस ढूंढते हुए हमें आना चाहिए। अगला मैं क्वेश्चन यहाँ पे उठा रहा हूँ, सभी एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये बता रहा हूँ कि भाई हर शिफ्ट में ऐसे ढूंढ सकते हो आप क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, गिव एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एम एन एन जो है रिस्पेक्टिवली विद द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन, ये फंक्शन देके रखा है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, तो m प्लस एन की वैल्यू बतानी है। अब यार सोच के देखो, यहाँ पे ना भाई आपके दो जो है फंक्शंस यहाँ पे ऐड हो रहे, ठीक है, अब इसका तो छोड़ो, इसका हमें पता है कि यहाँ पे मॉड्यूलस के इसमें आपका जो है कंटिन्यूअस तो हर जगह रहता है ना, मॉड्यूलस का ग्राफ आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया है तो आपको ये पता होगा कंटिन्यूअस हमेशा रहता है। दिक्कत ये करता है ना, ये आपने जो है बेसिक से यहाँ पे फंक्शन इसके बारे में सुना होगा कि इस तरीके से यहाँ पे स्टेप केस जैसा बनता है, और ये टूटता भी कहाँ पे, सभी इंटीजर पॉइंट्स पे टूटता है। तो यहाँ पे देखिए ना, ये जो आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स दे के रखिए -2 से लेकर एक्स जो है 3 के बीच में रहेगा, यहाँ पे इंटीजर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए -1 0 1 और 2, तो ये 4 पॉइंट्स जहां पे कंटिन्यूटी टूटेगी वहीं पे जो है हमारा फंक्शन क्या रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी रहेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग जब फंक्शन यहाँ पे ऐड हो रहे, तो इसके लिए हम पहले चेक करें ना कि ये कहाँ कहाँ पे जो है अपनी डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे शो कर रहा है, समझ रहे हो, तो ये अपना जो है कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे नहीं है, ये अपना नॉन कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे नहीं है, -1 0 1 और 2, ठीक है, तो यहीं पे जो है ये नॉन डिफरेंशियल भी रहने वाला है, सेम यही 4 पॉइंट्स पे आ रही है चीज समझ में, और ये हर जगह कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल कहां पे नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा, तो ये जो है 2 पे नहीं रहने वाला है, समझ रहे हो इस चीज को, ये 2 पे नहीं रहने वाला है, तो वो 2 तो इसमें ही जो है इंक्लूडेड हो गया है, तो अलग से लेने की जरूरत नहीं, मतलब कि नॉन कंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल ये कहाँ कहाँ पे रहेंगे, ये 4 + 4 है ना, m और n उनको बोला गया था 4 और 4, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ऑप्शन 3 सही आंसर। कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, मतलब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, आप समझ रहे,
ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, बस ढूंढते हुए आना चाहिए। इसमें मतलब स्टूडेंट्स क्या है, देख के डर जाते हैं, जबकि वो क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है। अब ये क्वेश्चन पता है ये आउट ऑफ सिलेबस था, और ऐसे बार बार रिपीट हो रहे, क्या क्यों आउट ऑफ सिलेबस है? क्योंकि इसके अंदर एजीपी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व था। पर मैं कितनी बार बता चुका हूँ, इसको ना सिंपली ऐसे सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल सकते थे, आपको एजीपी तक जाने की जरूरत नहीं थी। जीपी का सम पता है ना, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्यों क्वेश्चन को जो है आप कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हो? ध्यान से देखना, यहाँ पे जो है अपन, ठीक है, इसको हटा देते, ये अपना जो है क्वेश्चन लिखा है ना, आप जैसा लिखा है वैसा जो है इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले 7 - 5 तो कर सकते हो, एक वैल्यू अपन को दिख रही है तो इसको 2 कर दिया, और यहाँ पे पूरे में से 1/7 को कॉमन ले सकते हो क्या? ले सकते, बिल्कुल ले सकते। तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस अल्फा, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/7 5 प्लस 2 अल्फा, है ना, प्लस 1/7 स्क्वायर 5 प्लस 3 अल्फा। इस तरीके से लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। 1/7 को और उधर भेज दो, ठीक है, और उधर भेज देते अपन, तो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 14। सही बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखो, तो हमें दिख रहा है एक ये 5 वाली सीरीज अपनी चल रही है, जिसमें 5 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये मेरा कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 1/7 प्लस यहाँ पे 1/7 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। फिर अल्फा वाले सारे टर्म्स उठा लो, तो यहाँ पे अल्फा आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 2/7 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 3/7 स्क्वायर एंड सो ऑन। सही बात है। अब ध्यान से देखना, पता है ये वाली सीरीज तो सिंपल सी है, ये क्या है हमारी जीपी है ना, एक कॉमन रेशियो 1/7 का चल रहा है। पर ये वाली सीरीज हमारी इतनी कॉमन नहीं है, ये हमारी एजीपी है, क्योंकि 1 2 3 ये सब तो हमारे जो है एपी में टर्म्स, लेकिन 1 1/7 1/7 स्क्वायर ये सब काय में जीपी में है। तो एजीपी का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो नहीं बनता है क्वेश्चन। लेकिन नहीं, अपन को नहीं पता है ना, तो छोड़ दो। आपको ये तो पता है इसका सम किस तरीके से निकालते हैं, तो ये इनफाइनाइट जीपी है, a/1 - r होगा, तो 1/1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/7। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये कितना हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा फाइनली 7/6। आई ये चीज समझ में? 7/6 इंटू यहाँ पे 5 कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना यहाँ पे 35/6। 14 माइनस यहाँ पे 35/6 करोगे, है ना, इसको इधर भेज दिया, तो ये कितना हो रहा है 84 माइनस 35। 84 माइनस 35 हमारा जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे 49, ठीक है, 49 डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है। सही बात है ना? तो 49 डिवाइडेड बाय 6 सोच के देखो, ये 8 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, क्योंकि 8 6 48 रहता है। तो ये फाइनली वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ रही है 8 पॉइंट समथिंग इज इक्वल टू, बस ये वाला टर्म बचा है अल्फा इंटू यहाँ पे ये जो हमारी एजीपी लिखी है। आ रही है चीज समझ में? अब देखो भाई, क्वेश्चन को अपन ने कितने इजीली यहाँ पे डील कर लिया है। ये आपका यहाँ तक पहुंच गए थे। अब ये 1 प्लस फिर यहाँ पे 2/7 3/7 स्क्वायर सब 1 से छोटे टर्म से पॉइंट पॉइंट कुछ ऐड होते जाएंगे, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू शायद मिले, है ना, 1 पॉइंट समथिंग की जो है अपन को यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो 1 पॉइंट जो भी वैल्यू मिलेगी, अब उसको डिवाइड बाय अगर मैं 8 कर दूंगा, तो मेरी वैल्यू जो है ये तो पक्का है कि 1 से बड़ी ही रहने वाली है। और जबकि ऑप्शंस अगर देखो तो ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, बस एक ही ऑप्शन है जो 1 से बड़ा है। तो सीधा वही आंसर रहेगा ना, 8/1.5 या जो मतलब 1.5 तो नहीं, जो भी वैल्यू आ रही हो वो कहीं ना कहीं 6 के इक्वल हो जाएगी। तो भलाई ये क्वेश्चन जो है आपका आउट ऑफ द सिलेबस था, लेकिन उन्होंने आपको इतना स्कोप दिया था ना कि ऑप्शंस इजी डाल दिए थे ताकि स्टूडेंट जो है उसको इजीली सॉल्व कर ले। तो ऐसा एनटीए आपके साथ कर सकता है कि भाई अगर मान लो क्वेश्चन उन्होंने आउट ऑफ द सिलेबस दे दिया, तो कॉमन सेंस के बेसिस पे कर डालना क्वेश्चन। समझ रहे हो? अब ऐसे ही और भी क्वेश्चंस अगर चाहते हो, नेक्स्ट पार्ट चाहते हो, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना। एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 500+ लाइक्स का, बहुत जल्द जो है आपके लिए अगला पार्ट भी रिलीज कर दिया जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।